नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 3 एंड सब टॉपिक इज डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किन कारणों से बढ़ता है और घटता है, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जो सब टॉपिक मेरा है वो कंसंट्रेशन का है, तो हम कंसंट्रेशन पर फोकस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो बच्चों, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होएगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, CO2 और प्लस हीट। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप ऐसा समझो कि अगर कोई हम वुड को जलाते हैं, वुड को हम बर्न करते हैं, क्या करते हैं जी, इसको बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो एक्चुअली वुड क्या है, वुड इट्स ए टाइप ऑफ कार्बन, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में होगा, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो क्यों CO2 बनेगा और हीट प्रोड्यूस होगा। अब देखिए, आप ऐसा सोचिए, वुड का बर्निंग हो रहा है, आप उसको हवा सप्लाई कीजिए बाय मीन्स ऑफ फैन चला दीजिए। तो फैन चला रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इसको इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड। तो उस केस में क्या होगा कि बर्निंग प्रोसेस बढ़ जाता है, रेट ऑफ बर्निंग इंक्रीजेज, रेट ऑफ बर्निंग इंक्रीजेज होता है कि नहीं, और हीट भी ज़्यादा मिलता है और CO2 भी ज़्यादा निकलेगा, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ाइएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, सेकेंड फैक्टर हमारा है, मेन फैक्टर बता रहे हैं, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा जानना है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन एक डाटा याद रखना कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन करीब करीब डबल हो जाता है, डबल, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है दोस्तों। एंड थर्ड वन इज, मेन जो फैक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, सरफेस एरिया भी है फैक्टर। नंबर 3 कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम बाद में, ये दोनों को हम बाद में पढ़ेंगे, ये दोनों बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें क्या देखना है, कंसंट्रेशन। तो दोस्तों, एक चीज़ समझना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है दोस्तों,
मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि रिएक्टेंट A प्लस B, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ये क्या बना रहा है जी? प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, क्या लिखे हैं यहाँ? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट पर फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं भाई? रेट को क्या लिख सकते हैं? एक बार तो लिख लो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अब देखो यहाँ एस्टियोमेरिक कोफिशिएंट नहीं है, तो एस्टियोमेरिक कोफिशिएंट भी अगर होगा तो भी कोई बात नहीं है। लॉ ऑफ मास एक्शन में हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो एक्सपोनेंट होता है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। बाय एक्सपेरिमेंट हम लोग फाइंड करते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y। इट्स मे बी इक्वल टू एस्टियोमेरिक कोफिशिएंट और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं। x और y ये एस्टियोमेरिक कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो और इसको हम लिख सकते हैं माइनस dr बाई dt। रेट को लिख सकते हैं कि नहीं? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x एंड B रेज टू द पावर y। ठीक है, और माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू k A रेज टू द पावर x एंड b रेज टू द पावर y। तो यहाँ k जो है, k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड, इसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ आ रही है? अब देखिए, अब थोड़ा आगे की बात करते हैं, x और y के बारे में बताते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ concentration of A and B are not equal to a stoichiometry coefficient। कभी कभी हो सकता है x and y are determined experimentally। ठीक है दोस्तों, एक्सपेरिमेंटली। इसको हम बाय एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करते हैं। अगर मान लो, अगर एक्सपेरिमेंट से हम डिटरमाइन कर लिए x और y की वैल्यू पता है, तो अगर जब पता हो जाता है वैल्यू, इफ x एंड y आर नोन, देन माइनस dA रिएक्टेंट लिखो, माइनस dr बाई dt इज इक्वल टू k ax एंड b y। यहाँ भी देखो दोस्तों, इसको r कर लेना,
ठीक है, तब इसको हम क्या बोलते हैं जी, रेट इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रेट इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, रेट इक्वेशन। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और लेना है, ये जो सम ऑफ एक्सपोनेंट होता है, सम ऑफ, ध्यान से देखना, एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज known as ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या इसको बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि हम आगे देखेंगे, रिएक्शन। ठीक है कि नहीं, लेकिन किस में, रेट इक्वेशन में। रेट इक्वेशन यानी एक्स एंड वाई नोन है, पता हो गया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो थोड़ा एक इंफॉर्मेशन और ले लो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3, 4 कुछ भी हो सकता, एंड फ्रैक्शन भी हो सकता है, इट मे बी फ्रैक्शन ऑल्सो। ये थोड़ा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आ रही बात समझ, इतनी बात समझ आई। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल लिया है, इससे आपको समझने में आसानी होएगी। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। तो देखो, बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट इज डन, एक्सपेरिमेंट किया गया है 1 2 3 4 एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ है, ये मोल पर लीटर में है, ये भी मोल पर लीटर में है। देखो, कंसंट्रेशन ऑफ है 0.30 और कंसंट्रेशन ऑफ 0.30, तो हम बाय एक्सपेरिमेंट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ ग्राफ, या जैसे भी हो, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसका हम कंसंट्रेशन क्या करते हैं, इसका 2 टाइम करते हैं जी। ए का देखो, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को देखो, ए को कितना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, और बी को कांस्टेंट रखा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके कारण बढ़ेगा, ए के कारण बढ़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज हो रहा है। तो कितना इंक्रीज हो रहा है भाई, 0.096 से ये हो रहा है 0.384, यानी ये 4 टाइम्स हो रहा है। यानी हम ऐसा सोचें कि एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को लें, तो क्या हो रहा है, रेट जो है, रेट ए के लिए, रेट ऑफ ए कितना था जी, रेट ऑफ ए 0.096 ये था। अब जो है, अब रेट बी ए के लिए, ठीक है, अब कितना हो गया, ये हो गया 0.384, और ये ए का कंसंट्रेशन पहले ए था मान लो, अब कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो ए का कितना हो गया भाई, 2 हो गया, यानी हम इसको 2a कर दें, 2a कर दें। तो यहाँ देखिए a/2a, और इधर कितना हो रहा है, 1/4, दिस इज इक्वल टू 1/4। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, जब इसका एक्सपोनेंट कितना होगा, इसका एक्सपोनेंट कितना होगा, 2 होगा। अगर 1 होगा तो होगा नहीं, 1 होगा तो 2 टाइम्स ही रहेगा, ये 4 टाइम्स हो रहा है, दैट मीन्स एक्सपोनेंट इज डेफिनेटली 2, तभी तो 2 2 जा 4, यानी कितना होगा, ये हो जाएगा a/4।
4a, दिस इक्वल टू 1/4, ए कैंसिल। तो a का हम एक्सपोनेंट फाइंड कर लिया, यानी a का ऑर्डर पता कर लिया कि 2 है जी। ठीक है, अब देखो, अब b का पता करते हैं। देखिए b के लिए, देखिए बात समझ आ रही है। अब b के लिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ देखो। b में देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3 क्या हो रहा है, 30 से 60 हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, और a का कांस्टेंट है 1 एंड 3 में। तो एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 में क्या हो रहा है भाई, b का जो कंसंट्रेशन है वो 2b हो जा रहा है। तो रेट कितना हो रहा है, 0.096 से बढ़कर 0.192। तो ये भी देखो, ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, यानी ये भी दुगना हो रहा है। इसका कंसंट्रेशन दुगना कर रहे हैं तो ये भी दुगना हो रहा है। इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट क्या हो सकता है बताओ तो। अगर 2 रखेंगे तो 4 टाइम्स होना चाहिए, इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट 1 है। तो 1 रहेगा तो 2 टाइम्स ही रहेगा, यानी इधर भी आपका कितना होगा, 1/2 इक्वल टू 1/2। तो दोस्तों इससे हम लोग एक्सपोनेंट टर्म निकाल लेते हैं। तो फॉर दिस रिएक्शन रेट इक्वेशन क्या होगा, रेट इक्वेशन फॉर a प्लस बी एंड इट्स अ प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, ये माइनस dr/dt इज इक्वल टू के। ए का एक्सपोनेंट पता हो गया था पहले, ए का कितना है, ये 2, और बी का कितना है जी, अभी किया है, बी का 1 है। ठीक है, तो ये आपका रेट इक्वेशन है। अब इस रेट इक्वेशन में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 + 1 = 3, यानी ऑर्डर इसका कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट इक्वेशन इज गिवन, तो उसमें बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हैं। जैसे मान लो कि रेट इक्वेशन दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू दिया हुआ है k और a⁻² 1/2 दिया है और b⁻³ 3/2 दिया है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया था पहले, फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए बिकॉज इट इज़ रेट इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/2 + 3/2। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 2 आना चाहिए, 2 आएगा, यानी सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी के बारे में बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।